और स्वागत है। आज हम इतिहास में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर चल रहे हैं। एक ऐसा समय जब इंसानों ने पत्थर के साथ साथ एक नई चमचमाती चीज का इस्तेमाल करना सीखा, और वो था तांबा। जी हाँ, ये कहानी है ताम्रपाषाण युग की, एक ऐसे दौर की जिसने भारत में आने वाली सभ्यताओं के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पाषाण युग यानी स्टोन एज को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें धातुओं के एक नए भविष्य की ओर धकेल दिया? चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं। ताम्रपाषाण यानी तांबा और पत्थर। ये नाम ही हमें पूरी कहानी बता देता है। ये एक तरह का ट्रांजिशन का दौर था, एक पुल जैसा, जहां पुरानी दुनिया की तकनीक यानी पत्थर के औजार और नई दुनिया की तकनीक मतलब तांबे के औजार साथ साथ चल रहे थे। ये इनोवेशन और ट्रेडिशन का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स था। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसने इस पूरे युग को डिफाइन किया। ये सिर्फ एक नया मटेरियल मिलना नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी नई टूल किट बनाने जैसा था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थे पत्थर के औजार जो नवपाषाण काल से चले आ रहे थे। वो काम तो करते थे, पर उनकी अपनी सीमाएं थीं, वो अक्सर टूट जाते थे। और फिर दूसरी तरफ आया तांबा, कई ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ, और सबसे जरूरी बात, इसे पिघलाकर किसी भी शेप में ढाला जा सकता था। बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, इस बदलाव का सबूत हमें हर जगह मिलता है। पुरातत्वविदों को तांबे से बनी क्या क्या चीजें नहीं मिली। कुल्हाड़ी और खंजर जैसे काम के औजारों से लेकर चूड़ियों और मनकों जैसे गहनों तक। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि तांबा सिर्फ जरूरत की चीज नहीं था, बल्कि ये स्टेटस और खूबसूरती का सिंबल भी बन रहा था। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन इसका समाज पर, लोगों के रहन सहन पर क्या असर पड़ा? उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे बदला? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। इस दौर में पहली बार हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसने लगे थे। लोग नदियों के किनारे घर बना रहे थे, खेती कर रहे थे और एक साथ रहना सीख रहे थे। उनके घर बहुत सिंपल होते थे, ज्यादातर कच्ची ईंटों के, या फिर जिसे वैटल एंड डब कहते हैं, मतलब लकड़ी के ढांचे पर मिट्टी और घास फूस का लेप करके बनाई गई दीवारें। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत थी। ये स्लाइड हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक छोटी सी झलक देती है। देखिए, वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो हुनरमंद कारीगर भी थे, जो खूबसूरत मनके बनाते थे, कपड़ा बुनते थे। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं थीं, जैसे हमें मातृदेवी और बैल की मूर्तियां मिली हैं, जो शायद उर्वरता और शक्ति के प्रतीक रहे होंगे। और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर तो एक बहुत ही अनोखी प्रथा थी। वे अपने प्रियजनों को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। ये शायद अपने पूर्वजों से गहरे जुड़ाव को दिखाता है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति की असली पहचान है, और वो है उनके मिट्टी के बर्तन। चलिए देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास था। पुरातत्वविदों के लिए मिट्टी के बर्तन किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं होते। वो हमें बताते हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनका आर्टिस्टिक सेंस कैसा था। और ताम्रपाषाण काल के लोगों ने तो अपनी एक बहुत ही खास छाप छोड़ी है। इसे कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर या कृष्ण लोहित मृदभांड। नाम से ही एकदम साफ है, बर्तन अंदर से और ऊपर किनारे से काला होता है और बाहर से पूरा लाल। ये सिर्फ कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि उनकी तकनीकी समझ का एक बेहतरीन नमूना था। तो ये दो रंगों का जादू होता कैसे था? ये एक बहुत ही स्मार्ट साइंटिफिक प्रोसेस थी। वो लोग बर्तनों को भट्टी में उल्टा करके रखते थे। इससे होता ये था कि बर्तन का बाहरी हिस्सा हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता था, जिससे उसका रंग लाल पड़ जाता, और अंदर के हिस्से तक हवा पहुंच नहीं पाती थी, तो वो रिडक्शन की वजह से काला हो जाता था। सोचिए, कितनी सरल लेकिन कितनी शानदार तकनीक थी। तो अब जब हम उनकी टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए भारत का एक छोटा सा टूर करते हैं और उन खास जगहों को देखते हैं जहां ये संस्कृतियां फल फूल रही थीं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि ये संस्कृतियां कितनी दूर दूर तक फैली हुई थीं। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और मध्य भारत तक हमें कई अलग अलग रीजनल कल्चर्स देखने को मिलते हैं। सबकी अपनी अपनी खासियतें थीं, लेकिन वे सब एक कॉमन ताम्रपाषाण पहचान से जुड़े हुए थे। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति की ओर। इन लोगों को तो आप तांबे का एक्सपर्ट कह सकते हैं। उन्होंने अरावली की तांबे की खदानों का खूब इस्तेमाल किया और अपने काले और लाल बर्तनों पर सफेद रंग से बहुत सुंदर डिजाइन बनाए।
इसके बाद आते हैं मध्य भारत की मालवा संस्कृति पर। ये मुख्य रूप से किसान थे और उनके मिट्टी के बर्तन उनकी दुनिया की कहानी कहते हैं, जिन पर अक्सर जानवरों, फूलों और इंसानों के खूबसूरत चित्र बने होते थे। और फिर महाराष्ट्र में हमें मिलती है जोरवे संस्कृति। ये लोग अपनी सुनियोजित बस्तियों मतलब प्लान्ड सेटलमेंट्स के लिए जाने जाते थे, जैसे कि दईमाबाद, जो उस दौर के सबसे बड़े स्थलों में से एक था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ छोटे-मोटे गांव नहीं थे, बल्कि धीरे-धीरे एक विकसित समाज बन रहे थे। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? इतिहास की बड़ी कहानी में ताम्रपाषाण युग कहाँ फिट बैठता है? यही वो जगह है जहां सारी कड़ियां आकर जुड़ती हैं। ये स्लाइड पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ताम्रपाषाण युग असल में नवपाषाण युग के सीधे साधे खेती करने वाले समाजों और कांस्य युग की बड़ी बड़ी शहरी सभ्यताओं जैसे हड़प्पा के बीच का एक बहुत ही जरूरी पुल था। ये वो लिंक था जिसने पाषाण युग को धातु युग से जोड़ा। लेकिन हाँ, ये एक ट्रांजिशन का दौर था, तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी थीं। ये लोग गांव में रहते थे, उन्होंने बड़े शहर नहीं बसाए, उनके पास लिखने की कोई कला नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो अभी तक तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना नहीं सीखे थे, जो अगली बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। इन वजहों से वो कांस्य युग से अलग थे। तो निचोड़ ये है, अगर ताम्रपाषाण युग को एक सिंपल से फॉर्मूले में समझना हो तो वो ये हैं: तांबे के औजार, खास तरह के मिट्टी के बर्तन और ग्रामीण गांवों का उदय। ये थे भारत के पहले धातु का इस्तेमाल करने वाले लोग, जिन्होंने आने वाले महान सभ्यताओं के लिए स्टेज तैयार किया। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इन संस्कृतियों ने इतनी मजबूत नींव रखी, लेकिन फिर भी लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास इनमें से ज्यादातर अचानक गायब हो गईं। क्यों? क्या वजह जलवायु परिवर्तन थी? कुछ सबूत एक बड़े सूखे की तरफ इशारा करते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि इतिहास में हर उदय के साथ पतन भी जुड़ा होता है, और यही हमें और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है।